हेलो फ्रेंड्स, इडुनामा में आपका स्वागत है। आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा निकाली गई बीपीएससी स्पेशल जो 1992 से आज तक क्वेश्चन जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की पूछी गई है, जो ये 2024 में अपडेटेड की गई है। इसका सारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। एंड आपको बता दें कि सारे सब्जेक्ट इसमें कवर किए जाएंगे, जैसे कि भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, पर्यावरण पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, कृषि एवं पशुपालन एवं डेयरी हो गया, जनसंख्या नगरीकरण हो गया, बिहार सामान्य ज्ञान भी पढ़ा जाएगा, सामान्य गणित का भी देखेंगे, और तर्क शक्ति परीक्षण, मानसिक क्षमता परीक्षण, रीजनिंग का भी पार्ट देखेंगे। तो टोटल ये जो बीपीएससी द्वारा कराई जाती है परीक्षा, जैसे कि बीपीएससी जो प्री होती है, अभी आने वाली प्री एग्ज़ाम 69th है, और सीडीपीओ का एग्ज़ाम, पीसीएस का एग्ज़ाम, एपीओ का एग्ज़ाम, एई का एग्ज़ाम, हेड मास्टर है, ऑडिटर है, असिस्टेंट ऑडिटर है, डिस्ट्रिक्ट आर्ट कल्चर ऑफिसर है, बीपीएससी असिस्टेंट है। तो सारे असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट, तो सारे बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के से ये प्रश्न तैयार किया गया है, क्वेश्चन बुकलेट तैयार किया गया है। लगभग इसमें 8250 क्वेश्चन है, जिसका एक्सप्लेनेशन के साथ सारे सब्जेक्ट में आंसर दिया गया है। तो उसको हम एक सीरीज वाइज वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आपको सारे वीडियो है जो धीरे धीरे अपलोड करके मिल जाएगा। आप उसे चैनल पे बने रहने के साथ साथ देखते रहें और इसका फ़ायदा उठाएं। आपके आने वाले 69th बीपीएससी पीटी और दरोगा एग्ज़ाम में जीएस क्वेश्चंस बनाने में आप इससे सफल होंगे। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो आज हम भारतीय इतिहास स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड। पहला सवाल देखते हैं। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन, कालीबंगन जिसे बोलते हैं ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियाँ, किस राज्य में है? ये कालीबंगन किस राज्य में है? तो इसका आंसर राजस्थान होगा। ये राजस्थान में कालीबंगन है। 31वां बीपीएससी में पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखते चलेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, तो आपको बस वीडियो को या 2x 1.5x पे देखना है। आपको सारे वीडियो का एक्सप्लेनेशन देखते रहेंगे। कालीबंगा प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ पूर्व में श्री गंगानगर जिले में स्थित है। सर्वप्रथम 1951-52 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कालीबंगन की खुदाई कब हुई थी और किसने किया था? अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ठीक है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1959-60 से बीवी लाल एवं बालकृष्ण थापर ने प्रारंभ किया था। यहाँ से एक और ये भी याद रखिए, यहाँ से यज्ञ वेदी, फायर अल्टार, फायर जिसे फायर अल्तर बोलते हैं, ठीक है, फायर अल्तर, एवं जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। तो ये तो जूते हुए खेत तो लास्ट 1-2 साल पहले ही क्वेश्चन पूछा गया है, और यज्ञ वेदी भी पूछा गया है। फायर अल्तार जो लोथल में भी यज्ञ वेदी का बारे में देखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म ह्यूमन फॉसिल्स भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? इसका आंसर है नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश में। ठीक है। भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा वैली से प्राप्त हुआ है। 1982 में अरुण सोनकिया ने होशंगाबाद जिला के नर्मदा घाटी के हथनौरा स्थल से, हथनौरा पूछता है, से मानव कपाल तथा हाथियों का जीवाश्म, मानव कपाल तथा हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया। हथनौरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म है। हथनौरा याद रखिएगा, हथनौरा मध्य प्रदेश में है, जो जहाँ से भारत में प्राप्त प्रथम मानव जीवाश्म है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम संस्कृति है पाषाणिक संस्कृति, पैलियोलिथिक कल्चर। पूरा पाषाण काल आधुनिक काल से 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह हैंड एक्स, हाथ में लेकर चलाए जाने वाले पत्थर, क्लीवर जिससे कुछ टुकड़ा काटा जा सके, और स्क्रैपर जिससे कुछ छीला जा सके, पेड़ पौधों से छाल निकाला जा सके,
और इसका उपयोग स्क्रैपर का यूज होता था जानवरों का मांस छीलने में आदि विशिष्ट उपकरणों पर आधारित संस्कृति थी। मध्य पाषाण काल में मेसोलिथिक एज में, जिसे मेसोलिथिक एज, जिसे मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं, मध्य पाषाण काल में पशुपालन डोमेस्टिकेशन, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कब पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, तो मध्य पाषाण काल, याद रखिएगा मेसोलिथिक। नव पाषाण काल नियोलिथिक पीरियड में मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले। कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सबसे पहली बार मेहरगढ़ से। और किस काल में मिले हैं? नवपाषाण काल में। नवपाषाण युगीन स्थल मेहरगढ़ और बुर्जहोम है। बुर्जहोम कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। जो मेहरगढ़ और बुर्जहोम, ये एक नवपाषाण युगीन स्थल है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति पूरा पाषाण कालिक संस्कृति को माना जाता है, पैलियोलिथिक कल्चर को माना जाता है। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ है? शैल चित्रकला मतलब रॉक पेंटिंग साइट। रॉक पेंटिंग साइट सब कहाँ पे है? ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल भीमबेटका में स्थित है। यह भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। अगस्त 1990 में से इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया 2003 में। इस स्थल की खोज 1957-58 में VS वाकनकर द्वारा की गई थी। VS वाकनकर, याद रखिएगा, 1957-58 में। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? पाटने से प्राप्त होता है। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? पाटने। महाराष्ट्र के पाटने या पाटन जिला, मेहता खड़ी राजस्थान के चंदेसाल, मध्य प्रदेश के रामनगर आदि से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी से इसकी पुष्टि होती है। शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी सर्वप्रथम 1860 में यूपी के बांदा जिले से मिली, परंतु प्राचीनतम मानव निर्मित चित्रांकन पाटने से ही प्राप्त हुआ। इसका केंद्र पाटने एवं भीमबेटका दोनों था, परंतु सर्वप्रथम मनके का निर्माण पाटने महाराष्ट्र में ही हुई। चिरांद पुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? नवपाषाण संस्कृति, नियोलिथिक कल्चर। बिहार के सारण जिले में चिरांद ग्राम नामक एक छोटी सी बस्ती के निकट नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1962-63 में प्रोफेसर बीके सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था। उत्खनन में 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले। कितने प्रकार की? 5 प्रकार के कल्चर माने संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ मानव घास फूस के घरों में रहते थे। चावल की खेती के भी प्रमाण यहाँ पे मिले हैं चिरांद में। नवपाषाण काल में ही कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ। कृषि कर्म सबसे पहले स्टार्ट हुआ नियोलिथिक कल्चर में, नियोलिथिक पीरियड में, नवपाषाण काल में। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कृषि कर्म का मतलब कि स्टार्ट हुआ, कृषि एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ नियोलिथिक पीरियड में। आगे बढ़ते हैं। दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में दमदमा पुरा स्थल स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा पुरा स्थल से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर दमदमा पट्टी तहसील पुरा स्थल है। 1982-87 में तक यहाँ तक उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से ब्लेड, जिसे चीरने में फाड़ने में उपयोग होता था, फलक, ब्यूरिन, तक्षनी आदि बहुत से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से हड्डी तथा सिंग के उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं। इनके साथ 41 मानव समाधान, जो मानव का ब्यूरियल बॉडी, दफनाया गया बॉडी, तथा कुछ गर्त चूल्हे भी प्रकाश में आए हैं। विभिन्न पशुओं जैसे भेड़, बकरी,
गाय, बैल, भैंस, हाथी, गैंडा, सुअर आदि की हड्डियां प्राप्त हुई है। कुछ पक्षियों, मछलियों, कछुओं आदि की भी हड्डियां यहाँ पे मिली है। तो ये बात की जा रही है दमदमा पुरा स्थल उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। आप याद रखिएगा दमदमा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़, जो अभी पाकिस्तान में है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, में बोलन नदी के किनारे स्थित है। यह एक नव पाषाणिक स्थल नियोलिथिक साइट है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व पशुपालन व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। इस स्थल पर गेहूं, जौ तथा खजूर की खेती होती थी तथा भेड़, बकरियां, मवेशी पाले जाते थे। कालांतर में यहाँ हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसा लिया था। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? कैल्कोलिथिक मतलब कॉपर स्टोन एज, कॉपर प्लस स्टोन, लिथिक मतलब स्टोन एज बोलते हैं। इसे कैल्कोलिथिक कॉपर एज बोलते हैं, कॉपर स्टोन एज। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्र पाषाणी काल कहते हैं। इसे कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम याद रखिएगा, जो धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुआ थी तांबा, कॉपर। भारत में ताम्र पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में इसका ज्यादा से ज्यादा मात्रा मिलता है तांबा का। सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों, पॉटरी के अवशेष ताम्र पाषाणिक काल में ही मिलते हैं। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की ताम्र पाषाणी काल, कैल्कोलिथिक एज में। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सेकंड चैप्टर, संदर्भ सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस समय पहला क्वेश्चन, इस समय मोहनजोदड़ो कहाँ, किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो अभी अवस्थित है। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। इस स्थल को विश्व का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर होने की मान्यता प्राप्त है। विश्व का सबसे पुराना नियोजित, प्लैंड और उत्कृष्ट शहर होने की मान्यता प्राप्त है। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला, हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। यह स्टेटमेंट सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा ब्यास नदी किनारे था, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हड़प्पा है जो रावी नदी किनारे था। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी है, मतलब राखाल दास बनर्जी है। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राखाल दास बनर्जी हड़प्पा के नहीं मोहनजोदड़ो के थे, जो 1922 में इसकी मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है। ये छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सिर्फ केवल 1 और 2 सही है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये स्टेटमेंट सही है। हड़प्पा ब्यास नदी नहीं, रावी नदी किनारे है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। हड़प्पा का उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी नहीं है, ये दयाराम साहनी है। छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने
सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उत्खनन कराया। यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, जबकि राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल के उत्खनन का कार्य वर्ष 1922 में कराया। महाराष्ट्र के डैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में हड़प्पा काल के छत्रवाला ताम्ररथ मिला है। तो महाराष्ट्र के डैमाबाद में हड़प्पा काल के छत्रवाला ताम्ररथ मिला है, कॉपर रथ मिला है, कॉपर चैरियट बोलेंगे इसे। तीसरा क्वेश्चन, प्राक सैंधव काल के किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। आगे हम लोग देख चुके हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी, ये पूछेगा कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा था? घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित यह संदर्भ सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई थी। यहाँ से प्राप्त प्राक संदर्भ काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति है। इसमें आड़ी तिरछी जुताई की गई है, मतलब ऐसे की गई है, ठीक है, आड़ी तिरछी जुताई की गई है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये अभी हम लोग एक्सप्लेन किए, कालीबंगन राजस्थान में। कालीबंगन का अर्थ होता है ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियाँ, इसलिए इसे कालीबंगन बोलते हैं। काली चूड़ियाँ वहाँ मिलती थी। और धोलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध इलाके में। हड़प्पीय संस्कृति, हड़प्पन कल्चर, सैंधव कल्चर के उपकरण किस धातु से निर्मित थे? ये तांबा और कांसा, तांबा बोल सकते हैं या कांसा, ब्रॉन्ज से। कॉपर ब्रॉन्ज का मेनली मुक्त रूप से यहाँ पे यूज किया गया था। देखते हैं इसका। हड़प्पीय संस्कृति, सैंधव संस्कृति, इंडस वैली सिविलाइजेशन के उपकरण ताम्र या कांसा के प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? इसका उत्तर ऑप्शन डी 900 वर्ष। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण रहा था। IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने लगभग 4350 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने की वजह बने सूखे की अवधि का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने उस थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया जिसमें सूखे के 200 साल में खत्म हो जाने की बात कही गई थी। IIT खड़गपुर के भूगर्भ शास्त्र और भौगोलिक विभाग के शोधकर्ताओं ने पिछले लगभग 5000 साल के दौरान मानसून के पैटर्न का अध्ययन किया और पाया कि लगभग 900 साल तक उत्तर पश्चिम हिमालय में बारिश न के बराबर हुई। इस कारण से सिंधु और इनकी सहायक नदियां जो बारिश से साल भर भरी रहती थी सूख गई। इस नदियों के किनारे रहने वाले सिंधु सभ्यता के लोग नदियों में पानी खत्म होने से पूर्व और दक्षिण की ओर गंगा यमुना घाटी की ओर चले गए, जहां बारिश बेहतर होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका पक्की ईंट से बनी इमारत इसका महत्वपूर्ण सबसे विशेषता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक विरासत का प्रारंभिक बिंदु है। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति, फर्स्ट सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ था। सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे, मतलब एक ग्रिड पैटर्न पे अवस्थित होते थे, जैसे कि एक 90 डिग्री पे इधर ऐसे करके बना होता था। ठीक है, एक नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे तथा सड़कें एक दूसरे को प्रायः समकोण पे काटते थे, प्रायः समकोण 90 डिग्री पे काटती थी। सामान्यतः भवन निर्माण में पकी हुई
पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यद्यपि सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से मंदिर के साक्ष्य और गाय का साक्ष्य नहीं मिले हैं, किंतु सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, मातृ देवी मदर गॉडेस की उपासना के साक्ष्य अवश्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरे, मनके और मृदभांड व लघु कलाएं उनके सौंदर्य बोध को इंगित करते हैं। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? ये नगरीय थी, ये सिविलाइज्ड थी, नगरीय प्रकृति थी सिंधु घाटी सभ्यता की। निम्न में से किस हड़प्पन कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर बी, बनावली से हुआ है। बनावली हरियाणा में है, हरियाणा में। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से सांस्कृतिक अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं, मतलब कि कल्चरल स्टेज। हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा हड़प्पा कालीन इस स्थल की खुदाई 1973-74 बनावली स्थल की खुदाई 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में की गई थी। यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, गोलियां, मनके, तांबे के बानाग्र, हल की आकृति के खिलौने आदि मिले हैं। कहाँ से? बनावली से। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? बी.ए. स्मिथ एक हिस्टोरियन है। आर.डी. बनर्जी हैं, एम.एस. वत्स है और के.एन. दीक्षित हैं। आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित तथा एम.एस. वत्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि बी.ए. स्मिथ विश्व इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के इतिहास से संबंधित कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा? बी.ए. स्मिथ। आर्ट ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कई बार पूछा गया है। इसको किसने लिखा? इसको लिखा है बी.ए. स्मिथ ने। आर्ट ऑफ इंडिया किसने लिखा? बी.ए. स्मिथ। और द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा? बी.ए. स्मिथ। इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ये होगा लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल गुजरात में है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। यहाँ के उत्खनन से बंदरगाह के होने का प्रमाण मिलता है। बंदरगाह का मतलब पोर्ट। अभी भारत में 13 मेजर पोर्ट हैं और लगभग 100 से ऊपर माइनर पोर्ट हैं। लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर सरगरवाला गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी खोज एस.आर. राव ने किया। एस.आर. राव ने 1954 में किया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सीडीएस में पूछा गया है कि एस.आर. राव ने 1954 में किसकी खोज की? ये लोथल की खोज की गई थी। लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा, याद रखिएगा। इस स्थल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य तथा मिली वस्तुएं निम्न है, इसको जानते हैं। नाव के आकार की 2 मोहरें तथा बंदरगाह। यहाँ पे नाव के आकार के 2 मोहरें तथा बंदरगाह मिली है। मोहर मतलब ऐसे नाव बना दिया, उस तरीके से। लकड़ी का अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब लकड़ी का भोजन रखने के लिए इस तरीके से बनाया गया था, पॉटरी बोलते जिसे। बैल, कुत्ता, खरगोश तथा चिड़िया की तांबे की मूर्तियां तथा मोहरे प्राप्त की गई। बैल, कुत्ता, खरगोश तथा चिड़िया। यहाँ पे आपको कहीं भी गाय का जिक्र नहीं किया गया है। गाय और लोहा, तांबे भी किया गया है। तांबा और कांसा मेनली सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से की गई थी। आप ध्यान में हमेशा रखिएगा। मंदिर, जहाँ पे यहाँ पे जो नहीं है यहाँ लिख रहे हैं। मंदिर, गाय, लोहा, ये सब यहाँ नहीं पाया गया है। आगे बढ़ते हैं। युगल सावधान की प्राप्ति, जिसमें सिर पूर्व में तथा पैर पश्चिम में है और वे करवट लिए हुए लेटे हैं। युगल सावधान यहाँ मिला है, जो 2 लोगों को एक ही शव में दफना दिया गया है। मनके बनाने वाले
शिल्पियों की दुकान, मनके बनाने वाले शिल्पियों की दुकान यहाँ से मिली है। उत्तरावस्था की एक अग्निवेदी, एक फायर अल्तार जो हम लोग देखे थे, कालीबंगन में भी मिला था फायर अल्तार, और ये लोथल में भी मिला था। अन्य पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की जो मिली है वो लोथल से ही मिली है। और पॉट देखिए लोथल से क्या क्या मिली, आटा पीसने का मशीन। उत्तरावस्था में एक अग्निवेदी मिली है, फायर अल्तार। मनके बनाने वाले शिल्पियों की दुकान, मनका बनाने वाला दुकान मिला है। युगल सावधान की प्राप्ति हुआ है जो पूर्व से पश्चिम की ओर माथा लेकर लेटा है। बैल, कुत्ता, खरगोश तथा चिड़िया की तांबे की मूर्तियां मिली है। नाव के आकार की 2 मोहरे तथा बंदरगाह मिली है। लकड़ी का नगार मिला है, जिसे ये साराओं ने 1954 में खोज की थी। ये लोथल के बारे में जानते हैं जो भोगवा नदी किनारे है। यहाँ पे पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर, गाय और लोहा का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का पता चलता है ये धौलावीरा से। ये धौलावीरा में धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल संदर्भकालीन नगर के अवशेष और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी किनारे स्थित है। यहाँ गोदीवाड़ा मतलब पॉट बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड, पॉटरी, 3 युगमित समाधियों के उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ, हवन कुंड तथा जुते हुए खेत, याद रखिएगा 3 चीज यहाँ से मिला है, जुते हुए खेत, हवन कुंड और काले रंग की चूड़ियाँ के साक्ष्य मिला है। आलमगीरपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडन नदी किसकी सहायक है? यमुना की सहायक नदी है, के तट पर स्थित है। यह हड़प्पा संस्कृति की सबसे पूर्वी स्थल है। यहाँ से मनके तथा मिट्टी के बर्तन मिले। याद रखिएगा कि आलमगीरपुर जो पूर्वी स्थल का सबसे, हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से मनके तथा मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल रंग का। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन सामान्यतः लाल रंग के हैं। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी किनारे है। हड़प्पा के ध्वंसा अवशेषों के विषय में सन 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कराया गया था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ये आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। सिंधु घाटी सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2550 से 1900 ईसा पूर्व अर्थात 650 वर्ष तक रही। इसका ये पिक्टोग्राफिक है, पिक्चर बेस्ड दिया गया है। पिक्टोग्राफिक इसको बोलते हैं, चित्रात्मक। निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पों का व्यापारिक संबंध था? मेसोपोटामिया के लोगों के साथ इसका व्यापारिक संबंध था। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से एक शहरी संस्कृति थी जो अधिक कृषि उत्पादन और वाणिज्य व्यापार से जुड़ा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी मेसोपोटामिया में सुमेर के साथ व्यापार व वाणिज्य संबंध था। सिंधु घाटी के लोग क्या थे? सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सिंधु घाटी के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। इनका भोज्य पदार्थ में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, गाय, सुअर, बकरी का मांस आदि प्रमुख रूप से खाए जाते हैं। चनहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ स्थित है? ये सिंध में स्थित है। चनहुदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका उत्खनन 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट बैके ने की। यहाँ से प्रमुख रूप से मनके बनाने का कारखाना, कांस्य गाड़ी, बकराकार ईंट, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से इसको चनहुदड़ो को आप मुख्य रूप से ध्यान में रखिएगा। ये मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो आसपास है जो
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी किनारे दोनों। ठीक है। 1935 में अर्नेस्ट मैके ने यहाँ ये चनहुदड़ों की खोज की। यहाँ से प्रमुख रूप से मनका बनाने का कारखाना, कांच से गाड़ी, बकराकार ईंट जो कर्व्ड ईंट है यहाँ से प्राप्त की गई है। लिपस्टिक पूछा है, लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुए? चनहुदड़ों से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का साक्ष्य प्राप्त हुआ है चनहुदड़ों से। अब हम देखते हैं तीसरा चैप्टर, वैदिक सभ्यता, वैदिक एज। वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? वेदों में प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पहले बनाया गया था। हिंदू धर्म में स्थापित चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। इसकी रचना का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल में विभाजित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की है। आप इसको गायत्री मंत्र का याद रखिएगा। गायत्री मंत्र कौन सा है? मंडल में तीसरा मंडल। ठीक है, तीसरा में याद रखिए ती। ठीक है। विश्वामित्र में भी त्र अंतिम में आता है, त्र आता है। तृतीय में भी त्र आता है। और फिर ये क्या बोलते हैं, ऋग्वेद में भी री आता है, त्रि जैसा हो गया। तो तीसरा मंडल विश्वामित्र, गायत्री, त्रि 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 त्रि। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ कितने हैं? ये 16 पुरुषार्थ होते हैं। ये गलत यहाँ दिया है ऑप्शन, सॉरी, 16 संस्कार होते हैं जबकि 4 पुरुषार्थ होते हैं। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टयम की मान्यता प्राप्त है। ये 4 पुरुषार्थ कौन कौन है? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। और इसी सीरीज में ये व्यवस्था की गई है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक रूप से उन्नति करने हेतु पुरुषार्थ की आवश्यकता पर बल दिया गया है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,552 ऋचाएं यानी कि मंत्र है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है। सॉरी, ऋग्वेद का तीसरा मंडल गायत्री मंत्र को समर्पित है। इसी में सूर्य देवता को भी समर्पित है गायत्री मंत्र। ठीक है, उल्लेख किया गया है। सॉरी, 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय तथा कौशितकी। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण है जो ऋग्वेद के पाठ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री या होता कहते हैं। होत्री या होता कहलाता है। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों अर्थात ऋत्विज का वर्णन मिलता है? ये 7 प्रकार के। ऋग्वेद में यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है, जिसे पहला अधर्वयु कहते हैं। अधर्वयु होता है जो ऋग्वेद को पढ़ता है। ब्रह्मा हो गए। और आग्निद है, आग्निद, पोता, नेंटा, प्रशास्ता है। इसमें मेनली अधर्वयु जो यजुर्वेद के बारे में पढ़ाता है, होता जो ऋग्वेद के पुरोहित हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, 2 मुख है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में होत्री वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आह्वान करके वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करते थे। सामवेद उद्गाता इसके पुरोहित का बोलते हैं, शाम का गायन करते थे। सामवेद उद्गाता शाम का गायन करते थे। यजुर्वेद अधर्वयु पुरोहित थे जो अधर्वयु थे। याज्ञिक कर्मकांड का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में कर्मकांड का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में बद्ध, जादू टोना, मरण से संबंधित था। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी बोला गया है, जबकि इसमें अथर्ववेद का जो जादू टोना से संबंधित है उसको इसमें जगह नहीं दी गई है। यहाँ पे त्रयी का अभिप्राय क्या है? अभी हमने देखा त्रयी 3 वेद होते हैं, जिसमें अथर्ववेद नहीं है, बाकी तीनों वेद हैं। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी? साबरमती। साबरमती जो अहमदाबाद में है,
भो जो सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी। झेलम है, रावी है, चिनाब है, तीनों है जो सप्त सैंधव में समाविष्ट है, बाकी साबरमती नहीं थी। ऋग्वैदिक काल के सप्त सैंधव नदियों में साबरमती नहीं शामिल थी। इस काल में नदियों की संख्या लगभग 25 बताई गई है। कितनी? 25 बताई गई है। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, व्यास तथा सरस्वती आदि थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुशनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी का पुराना नाम क्या था? परुशनी, याद रखिएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? ये पूछता है। परुशनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? देखिए पूछा है। ये परुशनी, जिसे रावी बोला गया, और सतलज को सतुद्री बोला गया। सतुद्री, सतलज को। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ये सोम और इस पेय पर नामांकित देवता सोम से रिलेटेड है 9वां मंडल। टोटल 10 मंडल है। 1 और 10, 1 and 10 दोनों नए हैं, जबकि 2 से लेकर 8 तक पुराने मंडल है। 10वां मंडल में पुरुषोक्त दिया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इस मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, याद रखिएगा फार्मूला, और 10,552 मंत्र है। इसका 9वां मंडल सोम संबंधी 8 मंडलों के सूक्तों का संग्रह है। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। इसका उत्तर ए है। एशिया माइनर में बोगज कोई नामक स्थान पर लगभग ईसा पूर्व 1400 ईसा पूर्व का संधि पत्र अभिलेख मिला है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुणा, नसत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम दिए गए हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले देवता का भी नाम है। इसलिए बोगज कोई का महत्व बहुत ज़्यादा है। ये बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, पढ़ते है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई, माने विकास हुई थी? धर्मशास्त्रों के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से विकसित हुई थी। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया गया है पुरुषोक्त में, के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बस्ट, उग्र, निषाद, मागध, बदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने जो व्याकरण लिखे हैं ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले के शूद्र ही अस्पृश्य अनटचेबल माने जाते थे, जिसमें कि पहले के जो शुद्ध है ही अनटचेबल माने जाते थे। मतलब कि जो अगर अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से शादी अगर कर भी लिए, लेकिन वो पहले से जो शूद्र है वही शूद्र रहेंगे। अनुलोम विवाह में क्या होता था कि जैसा अपर कास्ट ब्राह्मण का बेटा अगर नीचे कास्ट वाली बेटी की उसकी बेटी से शादी कर लिया तो इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह उल्टा होता था कि ब्राह्मण की बेटी और नीचे कास्ट वाला किसी का लड़का उससे शादी हो गया तो प्रतिलोम विवाह कहलाता था। निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद, जो कर्म कांड से संबंधित है, जिसका पुरोहित का नाम है उधरवयु। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। इसमें विविध यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख किया गया है। यह गद एवं पद दोनों, याद रखें, गद एवं पद कौन है? जो यजुर्वेद है, जो यह गद एवं पद दोनों में रचित है। यह 40 अध्यायों में 40 चैप्टर में विभाजित है, जिसमें केवल 75 स्वतंत्र मंत्र है। इसके पुरोहित को अधर्वयु कहा जाता है और ऋग्वेद को होत्री या होता। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं थे? थे? कार्तिकेय, जबकि इंद्र, वरुण और रुद्र जिसे शिव कहा गया। भारतीय ग्रंथ वेदों में वर्णित देवताओं को वैदिक देवता कहते हैं। इन देवताओं का मुख्य रूप से वर्णन हुए हैं अग्नि, इंद्र,
सबसे ज़्यादा अग्नि का वर्णन हुआ है। सोम, मित्र वरुण, मित्र का, वरुण का, सूर्य का, अश्विन का, ईश्वर का, धावा, पृथ्वी, रुद्र, संपत्ति, बृहस्पति आदि आदि आते हैं। जबकि पुराणों में, पुराण 18 हैं, पुराणों में दिव्य व्यक्तियों और प्राणियों का उल्लेख किया गया है। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 18 18 महापुराण है। महापुराणों की कुल संख्या 18 है। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई है। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण किया गया है। इनमें हिंदू देवी देवताओं का और पौराणिक मिथकों का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पे फर्स्ट पार्ट समाप्त करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और ये वैदिक पीरियड के बारे में। तो यहाँ से 3 सेक्शन कवर किया गया, 3 चैप्टर। और आगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत एवं शैव धर्म से लेकर के आगे महाजनपद, मौर्य पीरियड, उत्तर मौर्य पीरियड और गुप्ता पीरियड लेकर के हम आगे पार्ट 2 में आएंगे। धन्यवाद देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा तो आप सीरीज में बने रहें। आगे और बहुत सारे वीडियो आएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। धन्यवाद।